हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटल कार्बोनिल। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है हर लेवल के एग्जाम के लिए, चाहे वो जैम हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे गेट हो, चाहे टाइफर हो, या तो कोई भी अदर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिससे जॉब के लिए जाता हो, या तो यूपीएससी के थ्रू हो, बार के थ्रू हो, इन सब में ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मेटल कार्बोनिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें खास इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ होगी मेटल में बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो मेटल कार्बोनिल का होता है वो। दूसरी बात हमको यहाँ पे पता करके रखना होगा, हम निकालेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, आईआर फ्रीक्वेंसी, कितना एब्जॉर्ब करता है मेटल एमसी बॉन्ड का और सीओ बॉन्ड का। इससे तो कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी फॉर्म में रिलेट करके। तीसरा हम निकालेंगे मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स, ठीक है। कार्बोनिल क्लस्टर का स्ट्रक्चर, नीडो एरेक्नो क्या है वो, क्लोजो नीडो एरेक्नो क्लेडो हाइपो जो भी होगा निकाला जाएगा और उसके स्ट्रक्चर डिफाइन करे जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा इसके रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट जो बनते हैं उनके रिएक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हेट्रोकार्बोनिल जो हैं, और जिसमें आपका कार्बन ट्रैप करता है, हाइड्रोजन ट्रैप करता है, इस टाइप के इसके जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये आइसोलोबल एनालॉगी में भी इसको हम बात करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेटल कार्बोनिल से किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। हम आज यही स्टार्ट करने वाले हैं मेटल कार्बोनिल। नाम भले छोटा सा लग रहा है बट दिस टॉपिक इज वेरी लॉन्ग एंड इट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट इनसाइड इट। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कशन करा जाएगा, एक एक चीज़ में सब कुछ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये मेटल कार्बोनिल हैं क्या। अगर कोई आपसे मेटल कार्बोनिल पूछे तो सिंपल उसको ये बताना है कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनका लीगेंड सिस्टम क्या है, कार्बोनिल है, सीओ है, कार्बन मोनो ऑक्साइड है, वो सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल कार्बोनिल में। अब कार्बोनिल जो मेटल का लिगेंड है आपका, देखिए ये कार्बोनिल का जो कार्बन है वो मेटल से जाके बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग हुआ। तो दीज आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच कंटेन सीओ एज ए लिगेंड बॉन्डेड विथ मेटल। मतलब सीओ जो लिगेंड है वो मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए खास बात क्या है, सीओ ने ही तो बॉन्ड बनाया है, तो अगर हमें सीओ के बारे में सब कुछ पता चल जाए, कार्बोनिल कैसा है, क्या नेचर, इसके बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो हमें एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिंपल तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल। देखिए सीओ बनाने का तरीका बहुत सारा था, आपने पढ़ा होगा। एक डिकम्पोजिशन कर देता है निकल कार्बोनिल का तो सीओ बन जाता है, या पार्शियल डिकम्पोजिशन करिए किसी भी फॉसिल का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्शियल डिकम्पोजिशन से तो ये बन जाता है मेटल कार्बोनिल। इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, रिडक्शन से, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर दो कार्बन से लेकर चारकोल के साथ तो कार्बोनिल बनता है। अब ये देखिए प्रॉपर्टीज में है क्या, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। बात समझिएगा, सिग्मा डोनर मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन देता है और आपसे पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर मैं कार्बोनिल हूं तो मेरे पास सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मैं आपको एक हाथ से दूंगा, सेम टाइम आपसे मैं पाई इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। बात है कि ऐसा क्यों, एक हाथ से दिया था तो फिर लिया क्यों। तो बात यह है कि मैं अगर सिग्मा डोनर हूँ, आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर रहा हूँ ना आपको। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो आपके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर नेगेटिविटी छा जाएगी। अब आप भी नहीं चाहोगे कि आपके ऊपर नेगेटिविटी रहे, तो आप एक हाथ से ले रहे हो, सेकेंड हाथ से क्या करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन हमको दे दोगे ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, कोई एहसान ना रखो आप मेरे पास
या मैं रखूं आपके पास, हम आपको इधर से देंगे तो आप उधर से हमको सप्लाई करोगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो सिग्मा डोनेट करता है और पाई एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ हमें एक्सप्लेन करना बहुत कंपलसरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ इट इज अ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है और एक्सेप्ट करने के लिए खाली डब्बा होना जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि क्या कार्बोनिल के पास ऐसा है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो और एक्सेप्ट करने के लिए खाली ऑर्बिटल भी रखता हो। अब बात ये होगी ना कि राजा वाली प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है कि ये डोनर है, डोनेट करता है, सेम टाइम भिखारी वाला प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है कि ये गेन भी करता है। दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ कैसे हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल से। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या है। इसका जो कार्बोनिल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो नॉर्मल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से अलग है, डिफरेंट है, हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है जरा ये समझिएगा। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया था कि शुरू में जब नॉर्मल मेथड से निकाला जाता था तो कार्बन का ये पाया गया कि कार्बन जो CO है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बट CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर वो 3.5 आ गया। उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर था CO प्लस का, मोनो पॉजिटिव कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट था, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा था, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट था, जबकि कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर कम है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा था। तो बात ये हुआ कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल की बात करें सबसे आखिरी सेल तो P है, कार्बन के पास P2 है, ऑक्सीजन के पास P4, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे P के, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था, 6 बॉन्डिंग में जाना चाहिए था। तो बॉन्डिंग में जाएगा तो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, 3 आएगा, ये सही था। फिर ये हुआ कि अगर कार्बोनिल का 3 आ रहा है तो CO प्लस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ना, शॉर्ट हुआ ना, तब तो अब 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाना चाहिए। कितना रहा था 3.5, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहा था 3.5 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो बॉन्डिंग से तो निकल ही नहीं रहा है। अगर वो बॉन्डिंग से निकलता तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाना चाहिए था, सॉरी घट जाना चाहिए था, बट एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा होगा तभी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइजिंग होता है। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो ये पाया कि इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो 2s और 2p के हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, वो दोनों हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तब बनता है। और फिर ये बताया कि अगर CO से CO प्लस में जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मीन्स द निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है, रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिलीजेज फ्रॉम एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन के बाद देखो ये डायग्राम दिया गया है। पहले क्या है 2s और 2p ऑक्सीजन और कार्बोनिल के मिक्स होते हैं, तो देखिए क्या बनाता है, एक सिग्मा, S का सिग्मा, उसके बाद P का सिग्मा, P का पाई, फिर ये बना S का सिग्मा स्टार और ये आपका पाई स्टार और ये आपका P का सिग्मा स्टार। तो ये हाइब्रिडाइज होकर बना है। अब ध्यान से देखिए कि अगर नॉर्मल कार्बोनिल की बात करोगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो 8 - 2 6/2 कितना आएगा, 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। अब जैसे इसको कार्बन मोनो पॉजिटिव करोगे तो सबसे पहला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 8 - 1 हो जाएगा, तो 8 - 1 कितना बच रहा भैया, 7, 7/2 कितना आएगा, 3.5। यहाँ से एक्सप्लेन हुआ कि वाई कार्बोनिल मोनो पॉजिटिव हैव ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर बिकॉज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये है आपका कार्बोनिल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखिए सिग्मा डोनर, वाई इट इज अ बेटर सिग्मा डोनर, क्योंकि देखो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में है। अब किसी के पास एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, निकाल कर फेंकना चाहेगा, ले जाओ ले जाओ, किसी को दे दो। क्यों दे दो, एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइज करता है, एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइज करता है, तो ये सिग्मा डोनर बेहतर हो गया। बात है पाई एक्सेप्टर क्यों है, पाई एक्सेप्टर क्योंकि सिग्मा डोनर के जस्ट ऊपर जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं दे आर वेकेंट,
they are vacant, therefore they can accept electron from the metal। ये लो एनर्जी के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस कार्बोनिल का ये होमो हुआ और ये लूमो हुआ, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी में आपका पाई एक्सेप्ट करेगा और ये आपका सिग्मा डोनेट करेगा। कभी कभी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है, सर कार्बोनिल के पास, कार्बन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी है, तो डोनेट कार्बन क्यों करता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं करता? तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। देखिए जो सिग्मा स्टार है, दिस इज लाइज मोर टुवर्ड्स द कार्बन, जो कार्बन का ऑर्बिटल है उसके साइड लाइज करता है, ये इसका ज़्यादा पार्ट होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से दूर है, टुवर्ड्स द कार्बन है, नियरर टू द कार्बन है, इसलिए इसको डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होती है, जो पावर होता है वो मोर होता है कार्बन का देन ऑक्सीजन। इसीलिए इसको जो डोनेट करेगा वो कार्बन करेगा, ऑक्सीजन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको एक्सप्लेन करना है बॉन्डिंग नेचर। अब देखिए जो कार्बोनिल का बॉन्डिंग नेचर है वो सिनर्जिक टाइप का। सिनर्जिक टाइप बॉन्डिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझिएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होते हैं जिसमें एक हाथ से सिग्मा दिया जाता है और दूसरे हाथ से पाई को एक्सेप्ट कर लेंगे। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिनर्जिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग। साइमल्टेनियस हो रहा है, सिनर्जिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, बॉन्डिंग होने के बाद ये स्ट्रक्चर आता है। अभी मैं डिटेल बताने वाला हाउ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। तो जब बॉन्डिंग होगा तो कार्बन देखिए सिग्मा डोनेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग फ्रॉम कार्बन टू मेटल। सेम टाइम मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल यहां से इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स द कार्बोनिल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेटल कार्बोनिल बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेटल शुड बी इन देयर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 में रहता है या तो +1 में रहता है, तभी ये बैक बॉन्डिंग पावरफुली कर पाएगा। क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो गया तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, फिर डोनेशन बैक डोनेशन क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो मेटल को मस्ट है कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है देन मेटल कार्बोनिल इज स्टेबलाइजिंग and it will be going to form synergic type of bonding। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, उसको डिटेल में एक्सप्लेन मैं करता हूं। ठीक, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल हेडिंग डाल लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो देखो भैया बॉन्डिंग कैसे हो रहा है इसको समझिए। देखो जो मेटल है अपना, इसके पास फील्ड डी ऑर्बिटल हैं बट क्या होंगे, वेकेंट एस और पी ऑर्बिटल। तो सिग्मा वेकेंट होता है इनका। ठीक है, दिस इज द सिग्मा वेकेंट। मेटल के पास वेकेंट सिग्मा एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स। एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स, दीज आर द वेकेंट सिग्मा एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स। और यहीं पे अपने पास जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल के पास क्या होता है, दिस इज द फील्ड भरा हुआ, फील्ड सिग्मा डोनर ऑर्बिटल।
ये सिग्मा डोनर ऑर्बिटल क्या है, भरा हुआ, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों में क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड का होगा फॉर्मेशन। ये देखिए, ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। कहाँ से बना है भैया, फ्रॉम कार्बन टू मेटल, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। सेम टाइम क्या हो गया, मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, दीज आर द फील्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, ये सब भरे हुए हैं, फील्ड पाई ऑर्बिटल्स। एंड सेम टाइम कार्बोनिल के पास क्या है, अभी हमने डायग्राम बनाया था ना, उसमें वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स हैं। सिग्मा तो फील्ड था यहाँ पे जो बॉन्ड बना चुका है, ये क्या है, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल। तो ये क्या होगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ जब ओवरलैप करेगा तो देखिए क्या नेचर, बॉन्डिंग कैसे दिखाई देगा आपको। ये बॉन्डिंग आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये इधर से इधर जा रहा था, बट ये इधर से इस साइड जा रहा होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दिस इज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दोनों बॉन्ड को एक साथ मिला दे साइमल्टेनियसली, तो देखिए जरा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये सिग्मा ज़्यादा मोटा बन गया, दिस इज सिग्मा ऑफ कार्बोनिल, ठीक है। एंड सेम टाइम दिस इज द पाई बॉन्ड, ठीक है। देखिए ये सिग्मा आपका इधर से इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और पाई बॉन्ड आपका इधर से इधर फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, पहली बात इसको क्या बोलते हैं ऐसे बॉन्ड को, सिनर्जिक, सिनर्जिक टाइप बॉन्डिंग। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर हो रहा है, तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये देखिए ये सिग्मा जैसे डोनेट किया था कार्बन ने मेटल को, तो मेटल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज का एक्सटेंट मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये सेम टाइम पाई इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है कार्बोनिल को। और ऐसी ही बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्डिंग है दैट इज बेसिकली सिनर्जिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग, एंड दिस मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय एक्सेप्टिंग सिग्मा एंड डोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोनिल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल। देखो भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल करने वाले हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल, पहले देखिए दो टाइप का है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। अब एक कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। होमोलेप्टिक कार्बोनिल क्या होते हैं, हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड,
ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, मतलब जिनके पास केवल क्या होगा, एक ही लिगेंड होगा। जैसे मान लो कार्बोनिल पढ़ रहे हो तो ऑल आर ओनली कार्बोनिल लिगेंड। और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक तो इसमें क्या होगा, मोर देन या हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, एक से ज़्यादा टाइप का लिगेंड होंगे। अब वो लिगेंड देखो क्या क्या हो सकते हैं, आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पढ़े, इसमें मेटल होता है, हैलाइड भी होता है, कार्बोनिल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटल है, कहीं कहीं आपका सीपी रिंग हो जाता है, इसके अलावा कोई कार्बोनिल भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब आपके क्या है, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। ये होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक होते हैं, ठीक। ये हो गए आपके, इसको बना लीजिए पहले दो टाइप का। फिर अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियरिटी देखो दो टाइप का, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर जो होगा वो तो सिर्फ एक ही टाइप का मेटल रखेगा। पॉलीन्यूक्लियर भी दो टाइप का होता है, हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का मेटल हो, और हेट्रोन्यूक्लियर मतलब एक से अधिक टाइप का मेटल हो। तो आइए बात करते हैं पॉलीकार्बोनिल्स के बारे में, जिसमें कार्बोनिल की संख्या बहुत ज़्यादा हो, एक्सेस में हो। अब पॉलीकार्बोनिल दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, मोनोन्यूक्लियर मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, हैविंग ओनली वन मेटल सेंटर, हैविंग ओनली वन मेटल सेंटर। पॉली, अब दूसरा क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर तो पॉलीन्यूक्लियर में क्या होगा, हैविंग मोर देन वन मेटल सेंटर, मतलब जिनके पास एक से अधिक मेटल सेंटर होगा उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर। अब पॉलीन्यूक्लियर भी दो टाइप का है, क्या क्या है, होमोपॉलीन्यूक्लियर और दूसरा है हेट्रोपॉलीन्यूक्लियर। हेट्रोपॉलीन्यूक्लियर। होमोपॉलीन्यूक्लियर में देखिए क्या होगा, सेम मेटल इज फाउंड, सेम मेटल इज फाउंड। इसमें इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल थे जैसे CrCO6 मोनोन्यूक्लियर है, देख लो। ऐसे ही आपका VCO6 माइनस, दीज आर द होमोन्यूक्लियर, सॉरी मोनोन्यूक्लियर। अब होमोन्यूक्लियर में देखिए, होमोपॉलीन्यूक्लियर है ना, ये पॉलीन्यूक्लियर में होमोन्यूक्लियर है। अब होमो का मतलब एक टाइप के, तो एक टाइप का देखो क्या होता है, IR4CO12, CO4CO12, सिमिलरली Fe3CO12। ये क्या है, सब में आइडेंटिकल मेटल है, एक ही मेटल है, तो होमोपॉलीन्यूक्लियर। हेट्रोपॉलीन्यूक्लियर में क्या होगा, डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि देख लो, हम ऐसे पढ़ते हैं CO3 निकिल कोबाल्ट CO3, यहाँ पे प्लस माइनस N, मतलब दो डिफरेंट मेटल प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीन्यूक्लियर। और ये होमोपॉलीन्यूक्लियर हो गया। ये आपका सिर्फ मोनोन्यूक्लियर था, ये आपका पॉलीन्यूक्लियर। तो इतने टाइप से कार्बोनिल होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड बॉन्डिंग इन कार्बोनिल। अब हम पढ़ेंगे इसके नेचर और
स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग मेटल कार्बोनिल के क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन पढ़ना है और इसको पढ़ने समय क्या बेनिफिट्स होने हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है कि जो हम कार्बोनिल पढ़ने वाले हैं यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बेसिकली वो कौन कौन से पॉइंट है जिसको हमें स्ट्रांगली तैयार करके रखना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन आज किए जाएंगे आपसे, तो पहला बॉन्डिंग नेचर, कार्बोनिल का बॉन्डिंग नेचर ही आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, किस टाइप का बॉन्डिंग है उसको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन आपका वो इस टॉपिक से, IR स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल से। इसमें देखिए क्या पूछता है, IR स्पेक्ट्रा में देखिए दो ही चीज़ें यहाँ पे हम लोग के सामने आई हैं, एक मेटल कार्बन बॉन्ड बन रहा था, दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। तो या तो आपसे IR फ्रिक्वेंसी पूछ सकता है या IR स्ट्रेचिंग पूछ सकता है कार्बोनिल का, या तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CO पूछ सकता है या तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली मेटल कार्बन का भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है या तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। ज़्यादातर केस में ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही पूछता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जा सकता है कि डायमेटिक है या पैरामेटिक है। सबसे ज़्यादा इसमें से स्ट्रक्चर पूछता है क्लस्टर का, क्लोडो नीजो जो भी होगा, क्लोजो है, नीडो है और एक्नो है, क्या होगा उसके बारे में पूछेगा। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालना, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कैसे निकालते हैं। टर्मिनल एंड ब्रिज्ड कार्बोनिल पता करना पड़ेगा कि दिए गए स्ट्रक्चर में टर्मिनल कार्बोनिल हैं या ब्रिज्ड हैं, कितने हैं ये भी पता करके हमें बताना होता है। और लास्टली जो आपका पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेटल कार्बोनिलेट्स का, जो कार्बोनिलेट हैं, एनायन हैं कार्बोनिल के, उनके रिएक्शंस पूछे जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, सब इसमें होगा, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली आपके ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना है। उसमें से 2 और 3 and 4 दीज आर द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, इन दोनों के बारे में बात करनी है डिटेल में, स्ट्रक्चर और IR फ्रिक्वेंसी के बारे में। तो जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम अपना एम पता होना चाहिए, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो हो चुका है बॉन्डिंग, दूसरा टॉपिक अपना IR स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल्स। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए अभी अभी हमको नया डस्टर मिला है, अभी तक नहीं था, लॉकडाउन की वजह से सब खत्म था, तो अब मिल गया है अपने पास ओरिजिनल हथियार। ये मेरा ओरिजिनल हथियार है। अब हम लोग इसको यूज करके आगे अपना काम करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्पेक्ट्रल स्टडी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन मेटल या कार्बन ऑक्सीजन का और उनका स्पेक्ट्रल स्टडी क्या है। तो हम IR स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। देखिए जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दिस इज एक्चुअली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें स्टडी क्या करना होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। आपको IR डिटेल में कहाँ पढ़ना है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे डिटेल में पूरा IR। यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दूँ कि जो IR स्ट्रेचिंग है दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन, जो मैक्सिमम जो हमारा है, जो मेन बात है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, या जितना वो मजबूत बॉन्ड होगा आपका यहाँ पे वेव नंबर उतना ही ज़्यादा आता है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला होता है न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी के अपन म्यू, जहाँ पर के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, एंड दिस फोर्स कांस्टेंट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये के देखिए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली है और न्यू बार के, तो कुल मिला क्या हुआ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन या वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग उतना ही ज़्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ हमको बताएगा कि कितना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होने वाला है। कम होगा कमज़ोर बॉन्ड तो कम मिलेगा, मजबूत बॉन्ड तो ज़्यादा मिलेगा। इस फॉर्मूले से हम लोग सब निकालने वाले हैं। तो इट इज़ क्लियर दैट हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर विल बी द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, स्ट्रेचिंग उतना ही ज़्यादा मिलेगा हमको जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा। अब ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है इसको आपको नोट करके याद रखना है कि जो फ्री कार्बोनिल हैं, फ्री कार्बोनिल का जो आपका एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है वो कितना है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो आपका टर्मिनल है बॉन्डेड हो गया उसका देखिए डिक्रीज कर रहा है। जो डबली बॉन्डेड है μ2 का मतलब 2 बार मेटल से जुड़ गया उसका और कम हो गया, जो ट्रिपली बॉन्डेड है उसका और ज़्यादा कम हो जाएगा। जरा इसको समझिएगा, फ्री कार्बोनिल का मतलब बाबा ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर पूरा का पूरा क्या है 3 है, और यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, इसीलिए आपको कितना मिल रहा है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा। दूसरा टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब ये है कि एक मेटल से कार्बोनिल जुड़ गया, देखिए अब ये फ्री नहीं है, जब ये जुड़ गया तो कुछ ना कुछ ये क्या करेगा मेटल बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग जब ये करेगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्योर C डबल बॉन्ड O था, मेटल जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड टूटना चालू करेगा और ये बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ का बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इसका डिक्रीज कर गया, कितना डिक्रीज कर गया, दिस इज गोइंग टू 2122 1850 तक घट जाता है। ये पहला था और ये दूसरा जो तीसरा हमारा केस है वो μ2 का मतलब क्या है समझिएगा कि एक मेटल जो है वो 2 मेटल एक कार्बन से जुड़े हैं, तो इधर से भी बैक बॉन्डिंग और इधर से भी बैक बॉन्डिंग, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं दिस। तो अब देखिए बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो बैक बॉन्डिंग का जब एक्सटेंट बढ़ेगा इधर, तो फिर ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता चला जाएगा, ये वीक होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा वीक होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही लूज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज करके गया है देख लीजिए, दिस इज गोइंग टू 1850 टू 1750। जितना वीक होता जाएगा CO उतना कम फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा। और जो ये तीसरा केस था और जो चौथा केस है, चौथे केस में देखिए ये जो बेचारा कार्बोनिल है वो 3 मेटल से जुड़ गया, ट्रिपली कोऑर्डिनेटेड। जब ये ट्रिपली कोऑर्डिनेटेड है तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट और भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ये और वीकनेस इसमें चला आएगा, वीकर होता चला जाएगा। और जितना वीक होगा फ्रीक्वेंसी आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता चला जाएगा। तो यही हम देख रहे हैं कि फ्री में सबसे ज़्यादा था क्योंकि कोई बैक बॉन्डिंग नहीं था, CO बॉन्ड ऑर्डर 3 था, एक जुड़ा तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा घटा, 2 जुड़ा तो और घटेगा, 3 जुड़ेगा तो और घटेगा। जितना जुड़ता चला जाएगा बैक बॉन्डिंग बढ़ता जाएगा और आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। मैं एक बना के डिटेल आपको समझा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसको डिटेल समझाता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये भैया मेटल है, ठीक, कार्बन, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड और ये आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या है, इसके पास 2 ठो लोन पेयर होंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इस केस में जो हमको आपको बतानी है क्या क्या होगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। अब अगर देखिए बैक बॉन्डिंग इधर से इधर, फ्रंट बॉन्डिंग इधर से इधर, अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे, ध्यान समझिएगा, अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो फिर कार्बन को सप्लाई करेगा, तो बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा।
अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दोगे तो फिर ये कार्बोनिल अपना लोन पेयर क्या करेगा, इधर देके ये वाला स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इस स्ट्रेंथ को घटा देगा। मीन्स कि अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो बैक बॉन्डिंग का जो टेंडेंसी होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर आपका मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है तो फिर बैक बॉन्डिंग घटेगा, ये कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और जब कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो अल्टीमेटली समझ लीजिए न्यू CO तो बढ़ेगा बट न्यू MC घटेगा, जो आपका मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा। तो यही हम देखने वाले हैं क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले इफ पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, ध्यान दीजिएगा, अगर पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज किया तो क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। म्यू MC क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर MC का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ MC का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगा तो। दूसरा, व्हेन पाई बॉन्डिंग या पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, उस केस में, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे, ये MC इंक्रीज करेगा तो CO क्या होगा, डिक्रीज करेगा। BO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO है वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इंक्रीज करता, इसके रेस्पेक्ट में ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का तो डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसका घटेगा क्योंकि ऑर्डर बढ़ रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। दूसरा केस, अगर म्यू बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर गया, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कब करेगा, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, व्हेन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नेगेटिव चार्ज लाओगे, ठीक है ना, तब। और यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कब करेगा, व्हेन मेटल हैव डेफिशिएंसी दैट इज पॉजिटिव चार्ज। मेटल के पास डेफिशिएंसी है मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में देखिए क्या होगा, म्यू CO इंक्रीज करेगा बट म्यू MC डिक्रीज करेगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इंक्रीज करेगा बट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन डिक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल और कार्बन इंक्रीज करेगा। तो ये दो बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने का मतलब इसका स्ट्रेंथ हाई होगा, इसका स्ट्रेंथ लो होगा। और बैक बॉन्डिंग वीक होने का मतलब ये इधर से इधर जाएगा। ठीक है, इस केस में समझना, इस केस में ऐसा मूवमेंट होगा, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, ये इधर से इधर मूव करेगा। ठीक है, और फ्रंट बॉन्डिंग में क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वो देखो, वो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा। तो MC इज गोइंग टू स्ट्रेंथन एंड CO इज गोइंग टू वीक। ये वीक हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये वीक हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है हमको इसी बात पे कि किस केस में क्या चीज हो रहा है। इन दिस केस मेटल कार्बन बॉन्ड इज
स्ट्रांग हो रहा है और मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो रहा है। बट इस केस में मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है और मेटल कार्बन बॉन्ड वीक हो रहा है। तो हमें यही देखना है कि वेयर द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज मैक्सिमम। ठीक है, अब अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या फैक्टर्स हैं जो इन दोनों को अफेक्ट करते हैं, बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस टॉपिक को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे समझ लीजिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। हम अब आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको तैयार करिए, कोई डाउट हो तो हमको बताइए। इसको मैं फिर से एक बार समझा दूंगा जब फैक्टर ऑफ एक्टिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक, चलिए बना लीजिए। थैंक यू।